सम्मानित साथियों, आप सबको नमो बुद्धाय। अपना दल के सभी सम्मानित पदाधिकारी, कार्यकर्ता और हमारे सभी समर्थक, सभी शुभचिंतक, सभी स्नेही जन जो आज मुझसे जुड़े हैं, उन सबको मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। आप जब इस प्रकार हमसे जुड़ते हैं तो हमारी कार्य करने की ऊर्जा, हमारी क्षमता, हमारी ताकत, हमारा जज्बा सब कुछ कई गुना बढ़ जाता है। मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। इस चुनौती भरे समय में आप सब अपना अमूल्य समय निकालकर मुझसे आज जुड़े। एक लंबे अंतराल के बाद आप सबसे मुखातिब हो रही हूँ, तो मेरा सौभाग्य है। कहीं नहीं कहीं कोरोना संक्रमण का ये जो दौर आया, इसने हमारे और आपके बीच में एक व्यवधान पैदा किया। लेकिन आप सब जानते हैं कि इस संकट की चपेट में पूरी दुनिया आई, पूरी दुनिया के तमाम देश आए। जहां तक हमारे अपने देश की बात है, भारत की बात है, हमने बहुत कड़ाई से कोरोना की इस महामारी का मुकाबला किया है। मार्च के महीने से लॉकडाउन शुरू हुआ, कई चरणों में लॉकडाउन रहा। उससे काफी हद तक हमने इस संक्रमण का मुकाबला करने का प्रयास किया। धीरे धीरे 8 जून से अनलॉक की प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है और हमारी प्रदेश और देश की सरकारों का प्रयास है कि व्यवस्थाओं को फिर से पटरी पर लाया जाए। मैं निश्चित रूप से मानती हूं कि जो चुनौती हमारे लिए पिछले कुछ महीनों में रही है, वो चुनौती अभी खत्म नहीं हुई है। वो चुनौती अभी भी हमारे लिए है और आने वाले कुछ महीनों तक हमें इस चुनौती का डटकर सामना करना है। संकट बड़ा है। भारत आज दुनिया के तमाम देशों में 6ठे नंबर पे पहुंच गया है कोरोना संक्रमण की दृष्टि से। आज ही मैं देख रही थी, लगभग 2.5 लाख लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। लेकिन इन सब के बीच आशा की एक किरण भी है कि बहुत सारे लोग ठीक होकर अस्पतालों से अपने घर वापस भी जा रहे हैं। हमने इस दौरान अपने कोरोना वॉरियर्स को, हमारे मीडिया कर्मियों को, हमारे डॉक्टर्स को, नर्सेस को, जितना भी हमारा मेडिकल स्टाफ है, हमारे सफाई कर्मी हैं और यहाँ तक कि हमारे पुलिस कर्मी, उन सबको हमने देखा कि किस प्रकार समाज की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए अपने जीवन की चिंता किए बगैर वो निरंतर देश को बचाने में लगे हुए हैं। मैं आप सभी से ये आग्रह करूंगी कि ऐसे कोरोना वॉरियर्स का सम्मान करें। आम जनमानस में भी बहुत सारे लोगों ने, अपना दल के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के बीच बहुत सारे लोगों ने कोरोना वॉरियर्स की भूमिका निभाई है। अपने आसपास आपने जरूरतमंद लोगों की मदद की है, उनकी सहायता की है। जिस रूप में आपके लिए संभव हुआ, हर व्यक्ति ने कुछ न कुछ योगदान देने का प्रयास किया है। मैं ऐसे सभी अपने आम जनमानस के बीच भी, हमारे कार्यकर्ताओं में भी जो कोरोना वॉरियर्स की भूमिका में आकर खड़े हुए हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत आदर करती हूँ। उनको भी मैं साधुवाद व्यक्त करती हूँ। तो जैसा कि मैं आपसे कह रही थी कि चुनौती अभी भी हमारे सामने है और इस चुनौती से घबराने की आवश्यकता नहीं, इस चुनौती से निराश होने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जीवन संघर्ष का दूसरा नाम है और जब तक ये जीवन है पृथ्वी पर, तब तक संकट, परेशानियां, मुश्किलें, दिक्कतें और चुनौतियां आती ही रहेंगी। लेकिन
हमें उन सारी चुनौतियों से, उन सारी मुश्किलों से पार पाना है। और 130 करोड़ भारतवासी मिलकर निश्चित रूप से ऐसा कर सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब अगर अपने मन में ठान लें तो ये कोरोना का संक्रमण हमसे हार जाएगा। हर रात की सुबह होती है और ये संकट का वक्त भी गुजर जाएगा और फिर से हमारी सारी व्यवस्थाएं पटरी पर आएंगी। लेकिन उसके लिए हम सारे लोगों को प्रयास करना होगा और धैर्यपूर्वक प्रयास करना होगा। चुनौती बड़ी है तो हौसला भी बड़ा रखने की जरूरत है। 25 मार्च से तमाम गतिविधियां ठप हो गई। आप सभी जानते हैं, हर व्यक्ति का जीवन प्रभावित हुआ किसी न किसी तरीके से, और विशेष तौर से जो हमारे समाज का, देश का गरीब और कमजोर तबका है, उसकी कठिनाइयां कई गुना बढ़ गई। हमने टीवी पर, मीडिया पर हर जगह देखा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ऐसे तमाम राज्यों के हमारे गरीब भाई और बहन जो महाराष्ट्र से लेकर गुजरात, तमिलनाडु, हरियाणा, तमाम प्रदेशों में अपनी रोजी रोटी के लिए जाकर रहते थे, उनको इस कोरोना के संक्रमण ने और इस लॉकडाउन ने काफी तकलीफ दी। हम सबका ये फर्ज बनता है कि अब जो प्रवासी मजदूर अपने अपने प्रदेश में वापस आ चुके हैं, हम जहां भी, जैसे भी, जिस रूप में संभव हो, उनकी जो भी सहायता कर सकें, हमें उनकी सहायता करनी चाहिए। तो मेरा सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी अनुरोध है, पार्टी के पदाधिकारियों से भी अनुरोध है, और मेरी पार्टी के तमाम शुभचिंतकों से, समर्थकों से, चाहने वालों से भी, स्नेही जनों से, प्रदेश के हर एक व्यक्ति से मेरा ये आग्रह है कि हम अपने उन गरीब भाइयों और बहनों के साथ खड़े हों उनके इस मुश्किल दौर में, और जो भी हमारी क्षमता में हो, जो भी हमारे सामर्थ्य में हो, हम उनके लिए जरूर करें। केंद्र की सरकार, प्रदेश की सरकार अपना कर्तव्य निभाएंगी, लेकिन हमारा भी कुछ कर्तव्य बनता है। हमें भी किसी न किसी रूप में जरूरतमंद लोगों के काम आना चाहिए, ऐसा मैं आप सबसे आग्रह करना चाहती हूँ। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि धीरे धीरे हमारे देश की तमाम व्यवस्थाओं को, तमाम गतिविधियों को जो ठप पड़ गई थी, उनको फिर से पटरी पर लाना है। तो हम देख रहे हैं कि हमारे किसान बंधु, इस समय तो प्री मॉनसून की बारिश भी आ चुकी है, तो कैसे हमारे किसान बंधु जो पूरे देश के अन्नदाता हैं, हम सब का पेट पालने का काम करते हैं, तो सभी खेती बाड़ी के काम में फिर से जुट गए हैं। मक्का है, तिल है, मूंग है, बाजरा है, इस सब की बुआई फिर से प्रारंभ हो गई है। तो तेजी से हमारे किसान भाई खेती बाड़ी के कामों में लगे हुए हैं। हमारे व्यापारी वर्ग के भाई और बहन जिनका कारोबार लगभग बंद हो चुका था इतने महीनों में, फिर से वो अपने कारोबार को जमाने में जुटे हुए। तो सभी लोगों को मिलकर प्रयास करना है। कठिनाई बड़ी है, चुनौती बड़ी है, लेकिन हौसला भी बड़ा रखना है, कि मैं फिर से आपसे कहना चाहती हूँ। सम्मानित साथियों, हमारे इस लॉकडाउन के दौर में कई जगह मैंने देखा, कई जनपदों में हमारे समर्थकों के साथ, पार्टी के समर्थकों के साथ कुछ अप्रिय घटनाएं भी हुई। मन को व्यथित करने वाली दुखद घटनाएं हुई, लेकिन इन सारी घटनाओं को हमारी पार्टी ने संज्ञान में लिया और हमने अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं, समर्थकों के
मामलों को संज्ञान में लेते हुए उस पर उचित कार्रवाई कराने का भरसक प्रयास भी किया। बांदा में, प्रतापगढ़ में या वाराणसी में, जहां भी कार्यकर्ताओं को या समर्थकों को तकलीफ हुई, पार्टी उनके साथ खड़ी हुई। मैं आप सबको बताना चाहती हूं कि चाहे बांदा का प्रकरण हो, चाहे वाराणसी का प्रकरण हो, चाहे प्रतापगढ़ का प्रकरण हो, इन समस्त प्रकरणों में मैंने स्वयं प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को पत्र भी लिखा और उनसे मैंने टेलीफोनिक वार्ता करके इन सारे प्रकरणों को संज्ञान में लेकर उचित कार्यवाही करने का उनसे आग्रह भी किया। जनपद प्रतापगढ़ के बारे में मैं जरूर आप लोगों को बताना चाहूंगी। 22 तारीख को जैसे ही ये घटना हमारे संज्ञान में आई, हमारे कुछ कार्यकर्ताओं के माध्यम से, हमारे पार्टी के माननीय विधान परिषद सदस्य श्री आशीष पटेल जी ने उसी वक्त जनपद प्रतापगढ़ के पुलिस अधीक्षक से फोन पर वार्ता की। इस पूरी घटना पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए इसमें कठोर कार्रवाई की मांग की। मैंने स्वयं एडीजी से फोन पर वार्ता करके इस पूरे प्रकरण को उनके संज्ञान में डाला और दोषियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई की मांग की। एसपी प्रतापगढ़ और एडीजी से वार्ता के उपरांत स्थानीय पुलिस वहां पर एक्शन में आई और एक पक्षीय कार्रवाई पर विराम लगा। मैं आपको बताना चाहती हूं कि वहां पर हमने अपनी पार्टी की ओर से, पार्टी के विधानमंडल दल के नेता माननीय विधायक श्री नीलरतन पटेल जी और हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष माननीय विधायक डॉक्टर जमुना प्रसाद सरोज जी, आपके नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल को घटनास्थल पर भेजा और उन्होंने वहां जाकर पीड़ित पक्ष से बात की, सभी लोगों से पूरी घटना की सारी जानकारी की और पार्टी की तरफ से उनको आर्थिक सहायता भी की और अपनी रिपोर्ट लाकर हम लोगों को सौंपी। और उस रिपोर्ट के आधार पर मैं आपको बताना चाहती हूं कि फिर से मैंने एडीजी से स्वयं बातचीत की। एक गांव की एफआईआर दर्ज हुई और दूसरे गांव की एफआईआर दर्ज होने में समस्या आ रही थी, उसके लिए बात की और वहां पर एक नव नियुक्त आईपीएस जो सीओ सुराव हैं, उनको इसकी जांच सौंपी गई और उनकी जांच की रिपोर्ट के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। मैंने इसी दौरान आपको बताना चाहती हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करके अनुरोध भी किया कि इन घटनाओं पर उचित से उचित कार्रवाई हो और दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा ना जाए। और मुझे पूरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश की सरकार इस मामले को संज्ञान में ले चुकी है, क्योंकि प्रयागराज मंडल के मंडलायुक्त को इसकी जांच सौंपी गई है और 2 हफ्ते में उसकी रिपोर्ट भी मांगी गई है। तो इसलिए मैं पूरे विश्वास के साथ ये कह सकती हूँ कि मंडलायुक्त की रिपोर्ट के आधार पर सुसंगत धाराओं में
मुकदमा दर्ज होगा, कार्रवाई होगी और इस घटना में पीड़ित पक्षों के साथ न्याय होगा। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि पूरा अपना दल कहीं भी किसी भी कमजोर के साथ यदि अन्याय होता है तो हमेशा उसके साथ खड़ा होता आया है, उसके लिए आवाज उठाता आया है और आगे भी आवाज उठाता रहेगा। मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि लगातार कई मेरे प्रदेश के भाइयों और बहनों ने मुझे मैसेजेस भेजे, संदेश भेजे। 69,000 शिक्षकों की भर्ती का जो प्रकरण इस वक्त आप लोगों के संज्ञान में भी है, वंचित वर्गों के अभ्यर्थी लगातार मुझसे संपर्क कर रहे हैं और मैं उन सभी को बताना चाहती हूँ कि 27 मई 2020 को हमारी पार्टी के विधान परिषद सदस्य माननीय श्री आशीष पटेल जी, माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश को इस संबंध में पत्र लिख चुके हैं और मुख्यमंत्री जी से हमने अनुरोध किया है कि इस मामले को संज्ञान में लेते हुए वंचित वर्गों के अभ्यर्थियों के अधिकारों की रक्षा की जाए। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस संदर्भ में उत्तर प्रदेश की सरकार न्यायोचित कार्रवाई करेगी और वंचित वर्गों के अभ्यर्थियों के साथ किसी भी प्रकार का कोई अन्याय नहीं होने पाएगा। साथियों, हमारी पार्टी के लिए 26 जून की तारीख अत्यंत महत्वपूर्ण है। 26 जून को छत्रपति शाहू जी महाराज, जिन्हें हम आरक्षण के जनक के रूप में जानते हैं, जिन्होंने सन 1902 में सबसे पहले अपने राज्य कोल्हापुर में शासन प्रशासन की व्यवस्था में वंचित तबकों के लिए 50% की भागीदारी की व्यवस्था लागू की थी, ऐसे छत्रपति शाहू जी महाराज जी की जन्म जयंती है। और छत्रपति शाहू जी महाराज ने जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी, इस विचार को समाज और देश के समक्ष रखा था। अपना दल इसी विचार को निरंतर आगे लेकर चल रहा है। देश के लोकतंत्र के समस्त स्तंभों में न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और यहां तक कि लोकतंत्र का चौथा और मजबूत स्तंभ मीडिया, इसमें देश के हाशिए पर पड़े हुए समाज की वंचित वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित हो, इसके लिए अपना दल निरंतर संघर्ष कर रहा है। और यही सही मायनों में सामाजिक न्याय है, जब समाज के हर वर्ग के लोगों को देश के समस्त सत्ता के केंद्रों में आबादी के अनुपात में भागीदारी सुनिश्चित होगी, तभी समाज का समग्र विकास संभव है। समाज एक मानव शरीर के जैसा है। जैसे मानव शरीर अपनी पूर्ण क्षमता से कार्य करे, उसके लिए आवश्यक है कि शरीर का हर अंग मजबूत हो, सशक्त हो। इसी प्रकार समाज अपनी पूर्ण क्षमता से आगे बढ़े, प्रगति करे, उन्नति करे, इसके लिए ये आवश्यक है
कि समाज के हर वर्ग के व्यक्ति के अधिकारों का संरक्षण हो, उसे समाज की, देश की हर व्यवस्था में आबादी के अनुपात में भागीदारी मिले। जब सभी वर्गों का समुचित पर्याप्त प्रतिनिधित्व देश की व्यवस्थाओं में सुनिश्चित होगा, तभी समाज या देश रूपी जो ये एक पूरी व्यवस्था है, ये अपनी पूर्ण क्षमता से कार्य करेगी और आगे बढ़ सकेगी। 26 जून हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है और हर वर्ष हमने पार्टी के फोरम पर शाहू जी महाराज जी की जयंती को बृहद स्तर पर मनाया है। उनके व्यक्तित्व, उनके कृतित्व और उनकी सामाजिक न्याय और परिवर्तन की सोच को जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया। लॉकडाउन के चलते हमारे लिए आज तमाम बाधाएं हैं। अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो रही है। नियमों में थोड़ी, पाबंदियों में थोड़ी सी ढील जरूर आएगी, लेकिन अभी भी बहुत सारे प्रिकॉशंस के साथ ही हमें जीवन यापन करने की आदत डालनी है। कोई बड़ा सार्वजनिक कार्यक्रम करना, बहुत बड़ी भीड़ जुटाना, ये इस कोरोना काल में देश और समाज के लिए हितकर नहीं है। किंतु इस संकट के दौर में जहां एक ओर हमें जीवन की चिंता करनी है, जहां दूसरी ओर हमें अर्थव्यवस्था की चिंता करनी है, वही संगठन को विस्तार देने के बारे में भी हमें चिंतन करना है। महापुरुषों की जयंतियां अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश होती है, उनका एक बहुत बड़ा उद्देश्य होता है और उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमें पूरे मनोयोग से प्रयास भी करना है। तो मैं अपना दल के हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश पदाधिकारी और हमारे जिले के जितने भी पदाधिकारी हैं, आप सबके जो हमारी त्रिदिवसीय बैठकों का दौर चला वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर, उसके माध्यम से जो तमाम आपके सुझाव प्राप्त हुए, उनको देखने के बाद, उन पर मंथन करने के बाद मेरा सभी पदाधिकारियों से, कार्यकर्ताओं से और अपना दल के हमारे समर्थकों से यही आग्रह होगा कि 26 जून को छत्रपति शाहू जी महाराज जी की जयंती का जो कार्यक्रम है, उसे हम जोन स्तर पे मनाने का काम करेंगे और उस दिन मैं भी आप लोगों के साथ इसी प्रकार फेसबुक के माध्यम से जुड़ूंगी। इस कार्यक्रम की विस्तृत रूपरेखा के संबंध में आपको विधिवत कार्यालय से जानकारी दी जाएगी। 26 जून के बाद हमारे दूसरी महत्वपूर्ण तारीख हमारी पार्टी के लिए, हमारे संस्थापक, हमारे पथ प्रदर्शक, सामाजिक न्याय के पुरोधा, पिछड़ों, वंचितों, शोषितों के मसीहा, यशाकाई बोधिसत्व डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी की जन्म जयंती
2 जुलाई का ये दिन, जिसे हर वर्ष पार्टी अपनी परंपरा के अनुरूप पिछड़े कमेरे वंचित वर्गों के स्वाभिमान दिवस के रूप में मनाती आई है। और हर वर्ष 2 जुलाई को हमने एक भव्य आयोजन किया है। इसमें पूरे प्रदेश से लाखों की संख्या में पार्टी के शुभचिंतक, पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी के चाहने वाले, यशाकाई बोधिसत्व डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी के सिपाही, उनकी राजनीतिक चिंतन धारा में विश्वास रखने वाले लाखों लोग इस कार्यक्रम का हिस्सा बनते आए हैं। इस वर्ष कोरोना संक्रमण के चलते देश की गंभीर परिस्थितियों के चलते कोई भी बड़ा सार्वजनिक आयोजन करना न हितकर होगा, न संभव होगा। लेकिन चूंकि 2 जुलाई का हमारे लिए बहुत महत्व है, शब्दों में उसे व्यक्त करना आसान नहीं है। इसलिए 2 जुलाई को हमारे संस्थापक यशाकाई डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी की जन्म जयंती को इस बार हम नए स्वरूप में, नए कलेवर में, नए तौर तरीकों के साथ मनाने का काम करेंगे। मुझे प्रसन्नता है, मेरी पार्टी के सभी पदाधिकारियों ने एक बहुत बेहतरीन सुझाव दिया कि इस कोरोना संक्रमण काल में यदि सही मायनों में हमें समाज की सेवा करनी है, आम जनमानस की सेवा करनी है, गरीब जन की सेवा करनी है, तो जो सबसे जरूरी काम है, इस बार 2 जुलाई को वो काम किया जाए। जो सबसे गरीब हैं, जो सबसे वंचित हैं, ऐसे लोगों के बीच में हमें पहुंचना है और उन्हें इस कोरोना के संक्रमण से बचाने के लिए जो सरकार के दिशा निर्देश हैं, जिसके लिए सरकार निरंतर ये कह रही है कि अब आपको उसे अपने जीवन शैली का हिस्सा बनाना पड़ेगा, यानी घर से बाहर निकलते वक्त मास्क पहनना होगा, बार बार सैनिटाइजर का उपयोग करना पड़ेगा। और बहुत सारे हमारे ऐसे गरीब और ज़रूरतमंद भाई और बहन हैं जिनके पास इस वक्त खाने पीने का भी संकट है। तो 2 जुलाई को ऐसे गरीब ज़रूरतमंद लोगों के लिए हमारे सभी जिलों के कार्यकर्ता और पदाधिकारी ऐसे लोगों के बीच में पहुंचकर, मलिन बस्तियों में जाकर मास्क, सैनिटाइजर, खाद्यान्न, फल इत्यादि ये वितरण करने का काम करेंगे। मैं अपने सभी अपना दल के पदाधिकारियों से, कार्यकर्ताओं से ये आग्रह करना चाहती हूँ कि आप सभी अपनी क्षमता के अनुरूप दिल खोलकर गरीब और ज़रूरतमंद लोगों तक ये सारी चीज़ें पहुंचाने का काम करिए। डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी ने हमेशा हम सभी को जन सेवा के लिए प्रेरित किया है और जो समाज का अंतिम पंक्ति पर खड़ा हुआ व्यक्ति है, उसकी सेवा ही
सबसे बड़ा कर्तव्य है। इसलिए हम सब हमारे संस्थापक यशाकाई डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी की जयंती पर इस बार ऐसे गरीब और ज़रूरतमंद लोगों के बीच में पहुंचकर उन्हें ये एहसास कराएं कि वो अपना दल रूपी परिवार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, उसके सदस्य हैं, उसका अंग हैं और पूरा परिवार इस संकट के दौर में, इस मुश्किल की घड़ी में उनके साथ खड़ा हुआ है। 2 जुलाई को आप लोगों से फिर इसी प्रकार फेसबुक के माध्यम से मुझे भी जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त होगा। हम इसी प्रकार संवाद करेंगे और यशाकाई डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी के जीवन यात्रा को, उनके जीवन के संघर्षों को, उनके त्याग को, उनकी तपस्या को और किन मूल्यों, आदर्शों और सिद्धांतों के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया, इसके बारे में जानेंगे। मैं अपने सभी कार्यकर्ताओं से कहना चाहती हूँ कि ये लॉकडाउन का जो दौर रहा, हमारे लिए एक दूसरे से दूरी बनाकर रखना, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, इस समय की अनिवार्यता और हम सब के बीच में कहीं ना कहीं ये दूरी समय की मांग थी और अभी कुछ और समय तक हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा कि हमें जीवन को सुरक्षित भी रखना है, हमें देश की अर्थव्यवस्था को भी बचाना है और हमें अपनी राजनीतिक विचारधारा को भी सुरक्षित रखना है। हमें अपने मिशन को भी निरंतर आगे बढ़ाते रहना है। इसलिए समय और वक्त की जो मांग है और उसकी जो लिमिटेशंस हैं, उनको ध्यान में रखते हुए हम सभी को पार्टी और संगठन के विस्तार के प्रति अपना योगदान देते रहना है। हमने पार्टी की तरफ से एक व्यवस्था बनाई जिसमें हर जिले का प्रभार हमारे वरिष्ठ राष्ट्रीय और प्रदेश के पदाधिकारियों को सौंपा गया और हमारे राष्ट्रीय और प्रदेश के प्रभारीगण ने अपने प्रभार के जनपदों में जाकर जिले के संगठन के कार्यकर्ताओं का, पदाधिकारियों का मनोबल भी बढ़ाने का काम किया। मैं अपने सभी प्रभारियों से आग्रह करना चाहती हूँ कि हम बड़ी संख्या में लोगों को इकट्ठा नहीं कर सकते हैं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से घर घर जाकर मास्क, सैनिटाइजर और फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मुलाकातों का दौर फिर से प्रारंभ कर सकते हैं। सभी प्रभारियों से मेरा आग्रह है कि अपने प्रभार के जनपद के अध्यक्ष से संपर्क करें और अपने भ्रमण कार्यक्रम के संबंध में रूपरेखा तैयार करें। पार्टी से आम जनमानस को जोड़ने का कार्य निरंतर करते रहना है और प्रदेश भर के अंदर बहुत सारे उत्साही जन हैं जो अपना दल की सामाजिक न्याय की विचारधारा को अपनाते हुए
पार्टी की सेवा करना चाहते हैं, पार्टी से जुड़ना चाहते हैं, ऐसे हमारे सभी शुभचिंतकों तक व्यक्तिगत रूप से पहुंचना हम सब की जिम्मेदारी है। तो आप सभी जनपद अध्यक्षों से संपर्क करें और अपने अपने भ्रमण कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करें, क्योंकि फिजिकल रूप से आमने सामने बैठकर बैठक करना, संवाद करना कुछ समय तक मुश्किल होगा, लेकिन ये टेक्नोलॉजी का युग है। आज टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही मैं आप सभी से जुड़ पा रही हूँ और मुझे लगता है कि इस कठिन दौर में टेक्नोलॉजी हमारी सबसे बड़ी मित्र, हमारी सबसे बड़ी संकट मोचक के रूप में हमारे साथ आई है। और जिस तरीके से हमने 3 दिन तक निरंतर वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर संवाद किया, मैं चाहती हूँ कि अब हमारे जो भी प्रभारी गण हैं वो अपने प्रभार के जनपदों के सभी कार्यकर्ताओं से वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर टेक्नोलॉजी के माध्यम से जुड़कर संवाद करें। हमारे जो जिला अध्यक्षगण हैं, जिले के सभी कार्यकर्ताओं से जूम के जरिए संवाद करने का प्रयास करें। संवाद की जो कड़ी है वो टूटनी नहीं चाहिए। हम जब एक दूसरे से नियमित रूप से जुड़े रहते हैं, संवाद करते हैं, तो हम तमाम विचारों का आदान प्रदान करते हैं, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, संगठन की दिशा को समझते हैं, समस्याएं जो जमीन पर हमारे कार्यकर्ताओं को आ रही होती हैं उसके बारे में अवगत होते हैं और उन समस्याओं के समाधान के लिए भी प्रयास करते हैं। अगर संवाद की कड़ी टूटेगी तो कहीं ना कहीं जो पूरी चेन है ये प्रभावित हो जाएगी और संगठन के लिए ये कहीं से भी संगठन की सेहत के लिए उचित नहीं होगा। तो हमारे प्रभारीगण वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर हमारे सभी प्रभार के जनपदों के कार्यकर्ताओं से जुड़ें और इसी प्रकार जिला अध्यक्ष भी अपने सभी जनपदीय कार्यकर्ताओं से संवाद करें। और व्यक्तिगत संपर्क के लिए जब हमारे प्रभारीगण जाएं, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि सरकार की तरफ से जो गाइडलाइंस हैं उसका पालन निश्चित रूप से करें। आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें, मास्क का उपयोग करें, सैनिटाइजर का उपयोग करें। नियमित रूप से अगर आप काढ़े का सेवन करेंगे तो बहुत अच्छा होगा और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें। तो आज आप सबसे यही कुछ बातें मैं साझा करना चाहती थी। मुझे बेहद प्रसन्नता है कि आप सब मुझसे जुड़े और आप सभी का मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ।